हेलो बच्चों, एमएस मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। मैं सोनू गुप्ता और अभी हम लोग पढ़ने वाले क्लास 10th का एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर बच्चों हम लोग पढ़ने वाले कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ कंप्लीट एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस चैप्टर को। सबसे पहले हम लोग देखेंगे बच्चों कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या देखने वाले, क्या क्या कवर करने वाले दोस्तों। तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कुछ टॉपिक जिसको हम लोग कवर करने वाले हैं बच्चों। यहाँ पर है टाइप्स ऑफ नंबर्स, टाइप्स ऑफ नंबर को देखने वाले, यूक्लिड डिवीजन लेमा को देखने वाले, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को देखने वाले, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को देखने वाले हैं। ठीक है, तो इन चार टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे एक एक करके बच्चों। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर टाइप्स ऑफ नंबर। बहुत सारे टाइप्स ऑफ नंबर्स है, ब्रांचेस दिख रहे हैं आपको टाइप्स ऑफ नंबर्स के। तो आप नंबर्स देख सकते हैं, अलग अलग प्रकार के नंबर्स आपको मिलेंगे। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर से शुरू करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर का दो टाइप्स, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर्स। रियल नंबर में रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, और रेशनल नंबर में फ्रैक्शन, डेसिमल, इंटीजर्स। ठीक है, और फ्रैक्शंस के भी टाइप्स होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शंस, ये भी आप लोग बच्चों पढ़े होंगे। इसके साथ में आप देख सकते हो बच्चों यहाँ पर इंटीजर्स के अलग अलग टाइप्स हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स, निगेटिव, जीरो, होल नंबर, नेचुरल नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ये सभी नंबर्स आप देख सकते हैं। तो अब एक एक करके बच्चों समझ लेते हैं कि कौन से नंबर को क्या कहते हैं, उसके एक एक एग्जाम्पल को भी देख लेते हैं बच्चों आराम से डिटेल्स में। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर मिलाकर बनता है कॉम्प्लेक्स नंबर। एग्जाम्पल के तौर पे 5 + 6i, ये बच्चों 5 + 6i में 5 जो है वो रियल नंबर है और 6i जो है इमेजिनरी नंबर है बच्चों। अब यहाँ पर रियल नंबर्स की बात करते हैं तो रियल नंबर्स नंबर लाइन पर जिन भी नंबर को रिप्रेजेंट किया जा सके दैट इज़ कॉल्ड द रियल नंबर। नंबर लाइन पर अगर रिप्रेजेंट किया जा सके उसे हम रियल नंबर बोलेंगे। तब इमेजिनरी नंबर किसे बोलेंगे बच्चों? तो जस्ट उल्टा अपोजिट, मतलब कि जिस नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट न किया जाए उसे हम इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। पर एग्जाम्पल तो जरूरी है बच्चों। तो इसमें इमेजिनरी नंबर में एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं बच्चों कि 5i, 6i, स्क्वायर रूट में -3, स्क्वायर रूट में -5, दैट इज ऑल आर द इमेजिनरी नंबर्स, ऑल आर इमेजिनरी नंबर्स बच्चों। ठीक है, चलिए अब रियल नंबर्स के टाइप्स को देख लेते हैं। रियल नंबर्स के कितने टाइप्स होते हैं। यहाँ पर रियल नंबर्स के रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, दो टाइप्स होते हैं। अब बच्चों रेशनल नंबर का डिफिनीशन आप पहले भी पढ़ चुके हैं, पिछले स्टैंडर्ड में भी पढ़ते हुए आ रहा है कि रेशनल नंबर किसे कहते हैं। फिर से एक बार हम रिवाइज कर लेंगे बच्चों कि रेशनल नंबर किसे कहते हैं। रेशनल नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p/q, या फिर p/q के फॉर्म में लिखा जा सके। p/q इंटीजर्स होगा और उसके साथ q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये सभी अगर लिमिटेशंस के साथ आप कोई भी नंबर लिखते हो दैट विल बी द रेशनल नंबर, वो रेशनल नंबर होगा बच्चों। ठीक है, तब तो इरेशनल नंबर क्या होगा? तो इसका जस्ट उल्टा इरेशनल नंबर हो जाएगा। यानी इरेशनल नंबर उसे बोलेंगे जिसे p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सके, जिसे p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सके, दैट इज कॉल्ड द इरेशनल नंबर। चलिए बच्चों अब इस दोनों का रेशनल नंबर्स का और इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। रेशनल नंबर के एग्जाम्पल्स में अगर देखा जाए तो 1, 2, 0, ठीक है, 5, 1/2 ऑल आर द रेशनल नंबर्स। 22/7, 22/7 भी यहाँ तक क्या है? रेशनल नंबर है बच्चों, क्योंकि इसे p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। इरेशनल नंबर की हम बात करें तो इरेशनल नंबर में √3, √5, √6, √7, मतलब ऑल वो नंबर्स स्क्वायर रूट के अंदर में होंगे जो परफेक्ट स्क्वायर रूट ना हो। बस परफेक्ट स्क्वायर रूट ना हो वो सभी इरेशनल नंबर होते हैं बच्चों। उसके साथ साथ पाई भी एक इरेशनल नंबर है बच्चों, पाई भी एक इरेशनल नंबर है बच्चों। अब उसको भी हम लोग सीखेंगे, आगे बताएंगे कि पाई क्यों इरेशनल नंबर है बच्चों। अभी बने रहिए फिलहाल। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर में क्या क्या है, रेशनल नंबर के टाइप्स को देख लेते हैं बच्चों। फ्रैक्शन मतलब p/q के फॉर्म में ऑलरेडी गिवन हो, एकदम डायरेक्टली p/q के फॉर्म में लिखा हुआ हो, दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के टाइप्स होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं? 1/2, 3/5, दैट इज द प्रॉपर फ्रैक्शन, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 3/2, ठीक है, 6/5, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। यानी दोनों के बीच अंतर क्या है ये आप देख पा रहे हो। अंतर बस इतना है कि प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है न्यूमरेटर के तुलना में, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर के तुलना में। बस अंतर इतना सा है। और जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है उसको हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी चेंज कर लेते हैं बच्चों। मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, जैसे कि 3/2 है तो 3/2 को हम लोग लिख सकते हैं कितना? 3/2 को लिख सकते हैं 1:1/2। ये होता है बच्चों। तो ये आपको भी पता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखा जाता है।
ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका प्रॉपर इम्प्रॉपर, लाइक फ्रैक्शन अनलाइक फ्रैक्शन भी आप जानते होंगे। अब यहाँ पर डेसिमल नंबर्स की बात करते हैं। डेसिमल नंबर यानी डेसिमल फॉर्म में चेंज किया हुआ है, यानी डेसिमल एक्सपेंड कर दिया गया है, तो हम लोग डेसिमल नंबर्स उसको बोल देंगे, मतलब वो डेसिमल फॉर्म में गिवन नंबर दिया हुआ है, दैट इज़ डेसिमल नंबर। तो दो प्रकार के डेसिमल नंबर्स मिलते हैं रेशनल नंबर के अंतर्गत। रेशनल नंबर में 2 प्रकार के डेसिमल नंबर्स मिलते हैं। कौन कौन सा बच्चों, यहाँ पर देखेंगे हम लोग। एक तो होता है टर्मिनेटिंग, क्या होता है बच्चों, टर्मिनेटिंग, और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। और जब नन लग गया तो फिर रिपीटिंग हो जाता है। क्या हो जाता है, हर रिपीटिंग हो जाता है। ठीक है, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, 2 प्रकार का आपको डेसिमल एक्सपेंशंस मिलेंगे रेशनल नंबर के अंतर्गत, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। अब यहीं पे बच्चों इरेशनल नंबर के केस आता है कि इरेशनल नंबर में भी एक डेसिमल एक्सपेंशन का टाइप मिलता है, इरेशनल नंबर में भी एक डेसिमल एक्सपेंशन का टाइप मिलता है, वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ठीक है, अब यहाँ पर एग्जाम्पल के जरिए हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। टर्मिनेटिंग का अगर हम लोग एग्जाम्पल ले लें, यहाँ पर साइड में हम एग्जाम्पल लेते, तो टर्मिनेटिंग का एग्जाम्पल ले लेते 3.5, दैट इज़ द टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, बिकॉज ऑफ कि पॉइंट के बाद एक अंक है और पूरा का पूरा इसके आगे कोई अंक नहीं, मतलब पूरा का पूरा ये कटा हुआ, पूरा का पूरा ये फाइनली कंप्लीट नंबर है। ठीक है, उसी प्रकार से 2.1 दैट इज ऑल्सो द टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट का मतलब हो गया उसका एंड हो गया, उसका अंत हो गया, दैट इज कॉल्ड टर्मिनेट। टर्मिनेट मतलब एंड हो जाना, अंत हो जाना। तो ये डेसिमल, इस डेसिमल नंबर का अंत हो चुका है, आगे नहीं जा रहा, इसका कोई फ्यूचर नहीं है, इसका कोई फ्यूचर नहीं है। जबकि नॉन टर्मिनेटिंग की बात करते हैं, मतलब उसका एंड नहीं है, नॉन टर्मिनेट एंड नहीं है, यानी 3.5 डॉट डॉट डॉट, इसका एंड नहीं है, इनफाइनाइट तक जा रहा है, इसका फ्यूचर है। फ्यूचर मतलब रिपीट, वो भी फ्यूचर किस तरीके का, रिपीटिंग फ्यूचर है, यानी कि 5 जा रहा है, दैट इज कॉल्ड द नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये 2 टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन रेशनल नंबर्स के अंतर्गत आते हैं, बिकॉज ऑफ क्योंकि इन दोनों टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन को p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, और क्यू इंटीजर्स भी होगा और क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 भी होगा। तो ये पूरा का पूरा लिमिटेशंस फॉलो कर रहा है, दैट मीन्स कि ये रेशनल नंबर्स होगा। ठीक है बच्चों, ये बात क्लियर हो गया। अब तो आते हैं इरेशनल नंबर पे। फिर इरेशनल नंबर में जो डेसिमल एक्सपेंशन के आधार पर इरेशनल नंबर होगा वो कौन सा होगा, जैसे 3.01010001। अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हो दोस्तों, यहाँ पर क्या देख रहे हो 3.01001। यहाँ पर चेंजेस क्या आ रहा है कि एक तो पहला तो कट नहीं रहा है, एंड है नहीं, एंडलेस है, कट तो रही है, अंत हो नहीं रहा है। दूसरा चीज़ कि ये रिपीट भी नहीं कर रहा है, अलग लगा रहा है, पहले 0 था, फिर 00 है, फिर 000। डैट मीन्स कि इसका एंड तो नहीं हो रहा है, उसके साथ साथ ही रिपीट भी नहीं कर रहा है। डैट मीन्स कि नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग इरेशनल नंबर, बाकी टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग वो था रेशनल नंबर्स। क्योंकि ये इस नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग को p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है बच्चों, नहीं लिखा जा सकता है, तो नहीं लिखा जा सकता है। तो ये बात क्लियर हो गया बच्चों, ये बात क्लियर हो गया बच्चों। तो आगे बढ़ते हम लोग और बाकी चीज़ों को भी देख लेते हैं। ठीक है, तो डेसिमल नंबर्स क्लियर हो गया, इरेशनल नंबर क्लियर हो गया, रेशनल नंबर क्लियर हो गया। अब आते हैं इंटीजर्स पे। इंटीजर्स के बहुत सारा टाइप्स आप देख रहे हो बच्चों, बहुत सारा टाइप्स, जिसमें पॉजिटिव इंटीजर्स एक नंबर लाइन बना ही देते बच्चों, एक नंबर लाइन हम बना ही देते। ये नंबर लाइन हो गया, इधर हो गया आपका निगेटिव, इधर हो गया आपका पॉजिटिव, और ये हो गया आपका 0। बिल्कुल पॉजिटिव इंटीजर्स, निगेटिव इंटीजर्स तो आपको पता चल रहा है, दोनों तरफ पॉजिटिव निगेटिव 0 हो गया। ओके, होल नंबर्स किससे कहते हैं बच्चों, होल नंबर्स बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 0 से स्टार्ट होता है जो नंबर, दैट इज कॉल्ड द होल नंबर। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड द नेचुरल नंबर। ठीक है, ऑड नंबर्स जो कि 2 से डिविजिबल हो, नॉट डिविजिबल बाई 2, 1, 3, 5 नॉट डिविजिबल बाई 2 इज कॉल्ड ऑड नंबर्स। इवन नंबर्स डिविजिबल बाई 2, 2, 4, 6 that is called the even numbers. Prime numbers which has the only 2 factors. प्राइम नंबर्स जिसके केवल 2 ही फैक्टर्स, ओनली 2 फैक्टर्स इज नोन एज प्राइम नंबर्स। केवल 2 फैक्टर्स होने चाहिए इसके। ठीक है, जैसे कि हम लोग अगर लिखे 2 के 2 फैक्टर्स है 1 और 2। ठीक है, लेकिन वही अगर हम बात करें 1, तो 1 के एक ही फैक्टर है केवल 1। यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि 2 फैक्टर्स होने चाहिए, लेकिन दोनों डिस्टिंक्ट भी होना चाहिए।
तो डिस्टिंक्ट फैक्टर्स होना चाहिए, 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर, 2 से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, 2 ही होना ही चाहिए, फिक्स है 2 होना चाहिए, 2 डिस्टिंक्ट भी होना चाहिए, 2 होना चाहिए, दोनों डिस्टिंक्ट होना चाहिए, ये बात क्लियर कर लेना है, ठीक है। तो 2 हो, दोनों डिस्टिंक्ट हो, दैट इज कॉल्ड द प्राइम नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट नंबर मोर देन 2 फैक्टर्स इज नोन एज कंपोजिट नंबर। अब देखो बच्चों, कंपोजिट नंबर में 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होने चाहिए, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होने चाहिए, दैट मीन्स कि अगर हम यहाँ पर लिखें कि 5 के कितने फैक्टर्स होंगे, 2 ही फैक्टर्स होंगे, तो ये कौन सा है प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर। 6 के कितने फैक्टर है, 1 2 3 6, दैट मीन्स कि ये कंपोजिट नंबर है। 4 इज दैट द सबसे छोटा कंपोजिट नंबर, 1 2 4, ठीक है, इसके 3 फैक्टर है, तो ये छोटा कंपोजिट नंबर। एक सबका फैक्टर होता है, 1 सबका फैक्टर होता है, यूनिवर्सल फैक्टर है वो, सभी नंबर्स का फैक्टर 1 होता है, ठीक है बच्चों। तो कंपोजिट नंबर समझ में आ गया। को प्राइम नंबर किसे कहते हैं बच्चों, को प्राइम नंबर पेयर ऑफ नंबर होता है, क्या होता है बच्चों, पेयर ऑफ नंबर होता है, पेयर ऑफ नंबर होता है, और उसका जो कॉमन फैक्टर होता है एक के छोड़ के कोई अदर नहीं होता है, 1 का छोड़ के कोई अदर नहीं होता है, या फिर बोल सकते हैं कि पेयर ऑफ नंबर का HCF 1 हो, बस। दोनों देखिए तरीका दोनों यूज़ कीजिए बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हम एग्जाम्पल के जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं, जैसे 3 5 है, पेयर ऑफ नंबर है, एंड पेयर ऑफ नंबर में इन दोनों का अगर फैक्टर कॉमन देखा जाए तो 3 का 1 3 है, 5 का 1 5 है, कॉमन फैक्टर केवल एक है, एक के छोड़ के कोई अदर है नहीं, तो HCF 20 का निकालिएगा तो 1 आएगा, या फिर फैक्टर कॉमन फैक्टर भी देखिएगा तो 1 होगा। तो डेट मीन्स कि ऐसा कोई पेयर ऑफ नंबर जिसका कॉमन फैक्टर केवल एक ही हो, एक के छोड़ के कोई अदर नहीं हो, मतलब संख्या में भी एक, डिजिट में भी एक ही होना चाहिए। या फिर डेट मीन्स बोल दो कि कोई भी पेयर ऑफ नंबर है जिसका HCF 1 हो, एक सिंपल सी भाषा में कहे कि पेयर ऑफ नंबर जिसका HCF 1 हो, डेट मीन्स कि वो को प्राइम नंबर है, बस HCF 1 होना चाहिए, डेट मीन्स कि वो को प्राइम नंबर है, बाकी कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। अब ये नंबर सिस्टम्स में टाइप्स अलग अलग आ जाते हैं आपके पास, ये भी एक टाइप्स ही है नंबर का, ये भी नंबर का टाइप्स है। ये किस आधार पे है, तो डिजिट्स के आधार पे है। देखिए ये डेसिमल हम लोग जो आज तक पढ़ते आ रहे हैं बच्चों, आज तक जितने भी नंबर्स पढ़ते आ रहे हैं 26 25 ये सब जो पढ़े हैं जितने भी, वो सब जो है डेसिमल में आता है, डेसिमल के अंतर्गत आता है, क्योंकि इसमें हम लोग 10 डिजिट्स का यूज़ करते हैं नंबर बनाने के लिए, 10 डिजिट्स का यूज़ करते हैं नंबर बनाने के लिए, 0 से लेकर 9 तक, दैट इज़ कॉल्ड द डेसिमल। तो वो डेसिमल नंबर्स हम लोग अभी पढ़ते हैं। उसके बाद बाइनरी नंबर होता है, कंप्यूटर लैंग्वेज बाइनरी नंबर आप पढ़े होंगे, कंप्यूटर लैंग्वेज है, तो इसमें बेस वैल्यू केवल 2 ही होता है, 0 और 1, ये 2 डिजिट का यूज़ करके हर एक प्रकार के नंबर हम बता सकते हैं, हर एक प्रकार के नंबर हम लिख सकते हैं, जो कि आप कंप्यूटर लैंग्वेज में पढ़ चुके हैं, और वक्त मिले तो हम भी आपको बताएंगे। ऑक्टल क्या है, ऑक्टल में बेस वैल्यू 8 होता है, मतलब कुल 0 से लेकर 7 तक डिजिट्स होते हैं, और उन 8 डिजिट्स का यूज़ करके हम लोग नंबर्स बनाते हैं। इसके बाद एक हेक्साडेसिमल भी होता है, हेक्साडेसिमल में बेस वैल्यू होता है 16, जिसमें ए से लेकर एफ तक अल्फ़ाबेट भी यूज़ करते हैं, और 0 से लेकर 9 तक भी हम लोग डिजिट्स यूज़ करते हैं, और कुल मिलाकर 16 टोटल डिजिट यूज़ करते हैं नंबर बनाने के लिए। तो अपना अलग अलग प्रकार के नंबर्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये सभी नंबर्स भी आपके लिए थोड़ा लेटेस्ट नया मिला होगा। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं यूक्लिड डिवीज़न लेमा, यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं पूरा का पूरा कहानी, ठीक है बच्चों। यहाँ से हम लोग क्या शुरू करते हैं, पूरा का पूरा कहानी शुरू करते हैं, ठीक है। थ्योरम 1.1 क्या कहते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा, गिवन पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर सेटिस्फाइंग ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ पर बच्चों यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रयोग कर रहा है, ठीक है। यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में हम बात करें, यूक्लिड डिवीजन लेमा का मतलब गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए या बी, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स आपके पास दे रखा है ए एंड बी। अब कहता है कि अगर 2 पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी दिया हुआ है तो क्यू एंड आर 2 अनदर यूनिक इंटीजर्स आपको मिलने गया, और उसके साथ साथ ये जो है इस चीज़ को सेटिस्फाइड करेगा। किस चीज़ को सेटिस्फाइड करेगा बच्चों, एज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर को सेटिस्फाई करेगा। इसके साथ साथ आर की वैल्यू 0 के बराबर, 0 से बड़ा या बी से छोटा होना चाहिए। तो कैसे इसको प्रूव करेंगे बच्चों, तो कुछ नहीं करना, लेट मान लीजिए, एज्यूम कर लीजिए, मान लीजिए कि ए का मान 16 है, बी का मान 5 है, ए को आप मानेंगे डिविडेंड, क्या मानेंगे, डिविडेंड, ए को मानेंगे डिविडेंड, और बी को क्या मानेंगे, डिवाइजर, क्या मानेंगे, डिवाइजर। तो 16 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो 5 3 ज़ा 15, कितना आएगा रिमाइंडर 1, 3 क्या आ जाएगा क्वोशिएंट, आर के 1 क्या आ जाएगा रिमाइंडर। तो अब यहाँ पर सेटिस्फाइड करेंगे 16 इज इक्वल टू 5 इंटू 3 प्लस 1। इट मीन्स कि यहाँ पर हम लिखेंगे ए की वैल्यू थी, यहाँ पर लिखेंगे
b की वैल्यू थी, ये q का वैल्यू है और ये r का वैल्यू है, तो क्या ये सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा बच्चों? ये सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बस ये चीज़ हम लोग को प्रूफ करना था। a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ a और b कोई पॉजिटिव इंटीजर्स है। अनदर दो इंटीजर्स हमें मिले q एंड r। आप देख सकते हो q एंड r, q यहाँ पर 3 है, r यहाँ पर 1 है। अब यहाँ पर एक और लिमिटेशन है, r की वैल्यू 0 के बराबर, 0 से बड़ा या फिर b से छोटा होना चाहिए। तो r की वैल्यू एज पॉसिबल क्या हो सकता है बच्चों, ये पहले देख लो। r की वैल्यू एज पॉसिबल क्या हो सकता है? r की वैल्यू 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। ठीक है, 4 हो सकता है, 5 नहीं होगा, डिवाइजर के बराबर नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता ये भी समझना, क्योंकि 0 1 2 3 4 तो पॉसिबल लग रहा है आपको, क्योंकि अगर यहाँ अगर ये 16 आकर 15 होता है तो रिमाइंडर 0 होता है। ये बात तो आपको क्लियर हो रहा है। ठीक है, इसके साथ अगर हम एज्यूम करें कि ये b के बराबर यानी 5 हो ये, तो अगर ये 5 होगा, सपोज 5 होगा, तो 5 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और 5 से जब ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो रिमाइंडर हो जाएगा 0। तो फिर से वो रिमाइंडर कहाँ पर आ गया? 0 पे आ गया, यानी कि b के बराबर होगा ही नहीं होगा। ये तो पॉसिबिलिटीज बनता ही नहीं। तो बस इसी लिमिटेशंस को दिखा दिया जाता है बच्चों, और भी कुछ है नहीं, लिमिटेशंस दिखा दिया जाता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो ये आपका रहा इक्वलिट डिवीजन लेमा। इक्वलिट डिवीजन लेमा बस यही कहता है कि दो पॉजिटिव इंटीजर्स से अगर आपस में डिवाइड करते हैं तो उसको हम लोग a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिख सकते हैं। कोई दो पॉजिटिव नंबर से जो इंटीजर्स है तो उन दोनों को आपस में डिवीजन करते हैं, दैट मीन्स उसके बाद हम उसको a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिख सकते हैं। बस ये बात डिवीजन लेमा कर रहा है, क्लियर डिवीजन लेमा यही बात कर रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसका फॉर्मूला यही होता है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस का रिमाइंडर। बस इतना सा तो चीज़ है, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो हमको तो नहीं लगता कि कोई दिक्कत है, तो यहाँ से ये बात क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं इक्वलिट डिवीजन एल्गोरिथम की बात करते हैं। लेमा से उत्पत्ति हुआ एल्गोरिथम का, एल्गोरिथम लेमा नहीं रहे तो एल्गोरिथम कहाँ से आएगा? एल्गोरिथम में क्या है कि हम कैलकुलेशन के लिए लेमा का प्रयोग करते हैं तो एल्गोरिथम कहलाने लगता है। कैलकुलेशन के लिए लेमा का प्रयोग करें तो एल्गोरिथम कहलाता है। मतलब ये हुआ कि लेमा का प्रयोग HCF निकालने के लिए किया जाता है, डेट मीन्स कॉल्ड द एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रयोग HCF निकालने के लिए करते हैं, दैट मीन्स इट इज कॉल्ड द एल्गोरिथम। बस सिंपल सा कंसेप्ट है बच्चों, सिंपल सा इजी कंसेप्ट है। तो बस ये स्टेप बाय स्टेप कहता है कि हम लोग लेमा का प्रयोग करेंगे और कैलकुलेशन तब तक करेंगे जब तक r की वैल्यू 0 ना हो जाए। क्या कहता है? इफ r इज इक्वल टू 0 देन d इज द HCF ऑफ c एंड d, d इज द HCF ऑफ c एंड d। बस सिंपल सी बात है, दैट इज कॉल्ड द एल्गोरिथम। तो डिवीजन एल्गोरिथम का मतलब ही समझिए कि क्लियर डिवीजन लेमा का प्रयोग किया जाता है टू फाइंड द HCF ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स, और जब r की वैल्यू 0 होगी तभी वो जो है HCF निकल के सामने आ जाएगा। बस ये बात है। चलिए बच्चों, तो एक्सरसाइज पर आ जाते हैं हम लोग। 1.1 एक्सरसाइज है, यहाँ से हम लोग क्लियर करते हैं। यूज इक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ। इक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का ही प्रयोग करना है बच्चों और फाइंड आउट करना है। देखिए लेमा रूल बता रहा है, लेमा जो है वो क्या बताया, हम लोगों को फॉर्मूला दिया बोल सकते हैं, या फिर हम लोगों को वो रूल दे दिया, एक नियम दे दिया जिसके थ्रू हम HCF निकाल पाएंगे। बाकी तो हमको एल्गोरिथम ही करना है, कैलकुलेशन के लिए तो हम एल्गोरिथम यूज़ करेंगे। लेमा तो बस फॉर्मूला दिया, एल्गोरिथम से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, सिंपल सी बात है। 135 225 का हम लोग अगर कैलकुलेशन करें तो क्या होगा, तो जो बड़ा है उसको आप ए मानना, ठीक है, और बी उसको मानना जो छोटा है। तो 225 इज इक्वल टू 135 इंटू एक बार में ही जाएगा बच्चों, ये बात ध्यान में रखना, 90 बचेगा। अब कैसे ट्रांसफरिंग करोगे बच्चों, देखो इसको यहाँ लाओगे, इसको यहाँ लाओगे, बस यही करना है। और डायरेक्ट नहीं होता बच्चों तो फिर साइड में आप भागा कर लो ना, डिवीजन मेथड से HCF निकाल लो, बस सिंपल से बात। डिवीजन मेथड तो आपको आता है, डिवीजन मेथड से HCF निकाल लो, वो भी सिंपल है। 135 यहाँ आ जाएगा, 90 यहाँ आ जाएगा, 90 गुने एक ही करना पड़ेगा, 45 बच जाएगा। ट्रांसफरिंग करो, 90 इज इक्वल टू 45 गुने 2 हो जाएगा, प्लस का 0 हो जाएगा, रिमाइंडर आ गया 0, यानी यहाँ पर हो गया फाइनली HCF। अब आपको फाइनली HCF में कौन सा HCF होगा, ये वाला HCF होगा। कौन सा HCF होगा, तो 45 इज दैट द HCF कौन सा हो जाएगा, 45। अब बच्चों हम लोग क्या करते हैं, इसको हम डिवीजन मेथड से भी देख लेते हैं, 225 भागा 135, दोनों चीज़ें हम लोग सीख लेंगे। 135 बचेगा कितना, 90 भाग 135, एक बार में 90 बचेगा 45,
ये वाला आ जाएगा 90, ठीक है। अब 45 दूना 90 कट गया, 45 इज दैट दिस। बच्चों कोई दिक्कत नहीं, ऐसे करो कोई दिक्कत नहीं। ये कहाँ लाएगा? एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम, और ये डिवीजन मेथड। सिंपल सी बात है बच्चों। अगला क्वेश्चन हम लोग इसी का है, देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। ये है 38220 और 196 से हम लोग को क्या करना है? 196 से डिवाइड करना है। तो ये बड़ा कैलकुलेशन है, तो इसलिए हम लोग इसको अभी फ़िलहाल कैलकुलेटर से हम कर लेते हैं, बाकी आप अपने टेक्निक से यूज़ कर लीजिएगा। 3822220 डिवाइडेड बाई 196, ठीक है। तो कितना बार में जाने वाला है? तो ये जाएगा 38220 डिवाइडेड बाई 195 टाइम्स में चला जाएगा ये, ठीक है। तो इज इक्वल टू 196 इंटू 195 प्लस का 0। तो ये डायरेक्टली जा रहा है, ये डायरेक्टली कट रहा है, तो रिमाइंडर फर्स्ट टाइम में 0 है। एचसीएफ कितना आ जाएगा? 196 से 195 में जा रहा है, तो 196 इज दैट द एचसीएफ। तो 196 क्या आ जाएगा बच्चों? एचसीएफ आ जाएगा। बस सिंपल सी बात है। इसको कैलकुलेट करते ये मज़ा आएगा। इसको कैलकुलेट करें तो इसको हो जाएगा 867 इज इक्वल टू 225 इंटू 3 टाइम्स में जाएगा, प्लस का कितना बच जाएगा? तो 3 टाइम्स में जाएगा तो कितना आ जाएगा? 675, ओके, 675, ओके। अब 867 में से 675 को घटा लीजिए, ये बचेगा आपका 2, बचेगा कितना? 2, और ये बचेगा 16 में से 7 गया 9, और ये बचेगा 1, यानी 192 बच जाएगा, ओके। सो ये कैलकुलेशन कंफर्म कर लेते हैं एक बार। तो 225 इंटू 3, ओके, और 867 है, 867 माइनस का कितना है? 675, ओके। तो 192 है, ओके। अब ट्रांसफरिंग कीजिए, आगे की तरफ ट्रांसफरिंग कीजिए, ओके। 225 इज इक्वल टू 192 इंटू 1 प्लस का कितना बच गया? 8 और 25 कितना हो जाएगा? 33। ट्रांसफरिंग कीजिए, 192 इज इक्वल टू 33 इंटू कितना करेंगे हम लोग? 33, 192 33 नहीं कटेगा, तो 33 इंटू 5 कर लेते हैं, प्लस का कितना बचेगा? तो 5 दिया 15 और 5 दिया 15 16, 165, तो 165, तो 192 माइनस 165, 27 यहाँ बच जाएगा, 27। एंड देन आफ्टर फिर इसको ट्रांसफर करते तो 33 इज इक्वल टू 27 इंटू 1 प्लस का 6, इसको यहाँ करते तो 27 इज इक्वल टू 6 इंटू 4 प्लस का 3, और फिर ये 6 यहाँ करते तो इज इक्वल टू 3 इंटू 2 प्लस का 0, ठीक है। अब यहाँ से ये फाइनली हो गया, तो यहाँ पर अब फाइनली 3 आया, यानी कि एचसीएफ इसका कितना आ जाएगा बच्चों? इसका एचसीएफ आ जाएगा 3। देखिए बच्चों कितना लंबा गया, एचसीएफ इसका 3 आ गया। हम इसको ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं, डिवीजन मेथड से भी इसको चेकआउट कर लेते हैं, ठीक है। 867, अगर उस दर से कन्फ्यूज़न हो तो डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 3 टाइम्स 675 2, और ये हो जाएगा आपका 9, और ये हो जाएगा आपका 1। अब इसके बाद इसको हम लोग क्या करते हैं? 225 से करते हैं, देन आफ्टर कितना आ जाएगा? 1 टाइम्स में 192 कैंसिल आउट करेंगे, 8 इधर आ जाएगा, 25 उधर आ जाएगा, 33 बचेगा, ठीक है। अब 33 बचा, 192 करते हैं तो कितना बार में जाएगा? 5 बार में जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 165 हो जाएगा, और ये 12 में से 5 जाएगा कितना? 7 बचेगा, 12 में से 7 गया कितना हुआ? 5 बचा। एंड देन आफ्टर यहाँ पर हो जाएगा 8, और 8 में से 6 2, तो 27 बचा, ओके। एंड फिर 3 देखते जाओ ये कहाँ तक जा रहा है। तो ये होगा एक बार में 27, 6 और 2 7। अब ये कितना बार में चला जाएगा? तो 4 टाइम्स में 24, फिर 3 और 6, तो यहाँ से कट जाएगा ये 6, यानी 3 आपका फाइनल आंसर। तो आप डिवीजन मेथड का भी प्रयोग कर सकते हैं, आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। डिवीजन मेथड का जब प्रयोग करेंगे बच्चों तो याद रखिएगा इसको रफ में लिखना है, इसको रफ में लिखना है, और फिर एक्चुअली ये दिखाना पड़ेगा आपको बच्चों। बात समझ ले। अगर डायरेक्ट भी बनाना चाहते हैं जैसे हमने बनाया स्टेप बाय स्टेप, ऐसे भी बना सकते हैं। क्लियर डिवीजन एल्गोरिथम इसी को बोलते हैं, और ऐसे ही ये बनता है क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं हम लोग। So that any positive odd integer is the form of 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5 where q is some integers, ठीक है। q कोई some integer से कहता है कि any positive integer, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का फॉर्म ये हो सकता है, ये हो सकता है, या फिर ये हो सकता है, ठीक है। तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, लेट पॉजिटिव इंटीजर तो मान लो पहले भाई,
कोई पॉजिटिव इंटीजर मानोगे ना बच्चों, तो ए एक पॉजिटिव इंटीजर है, ए एक पॉजिटिव इंटीजर है, और इसको हम लोग लिख सकते हैं बी क्यू प्लस आर, दैट इज द ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर इज एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, सॉरी एनी इंटीजर्स। ओके, अभी हमने क्या माना, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर इज एनी इंटीजर्स, कोई भी इंटीजर्स, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो, सॉरी वो पॉजिटिव इंटीजर्स भी हो सकता है, निगेटिव इंटीजर्स भी हो सकता है, ऑड इंटीजर्स भी हो सकता है, और इवन इंटीजर भी हो सकता है। लेकिन अभी हम लोग फिलहाल जो मान रहे हैं इसको हम लोग मानेंगे कि ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर इज एनी पॉजिटिव इंटीजर्स। ऑड और इवन केवल नहीं मान रहा है बच्चों, ऑड और इवन नहीं मान रहे, केवल ये मान रहे कि ए इज एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, कोई एक पॉजिटिव इंटीजर्स है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसको कंपेयर करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो जैसे हम लोग लिखेंगे ए इज इक्वल टू 6q प्लस रिमाइंडर 1 3 5 दिए हुए, तो हम यहाँ पर r लिख देते, कोई दिक्कत ही नहीं है बच्चों, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब कंपेयर जब करेंगे तो कंपेयर में हम लोग को मिलेगा b की वैल्यू, b इज इक्वल टू कितना दे रखा है 6, b इज इक्वल टू 6 दे रखा है। अब एक लिमिटेशंस याद कीजिए बच्चों, लिमिटेशंस क्या कहता था कि b का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा, लेकिन सॉरी 1 मिनट, r का मान, r का जो लिमिटेशंस है, r का लिमिटेशंस है ना बच्चों, तो r का लिमिटेशंस हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, इरेजर से इसको इरेज कर लेते हैं। ओके, तो हम लोग r का लिमिटेशंस देखना है ना, r का लिमिटेशंस, तो r की जो वैल्यू होगी वो 0 के बराबर या 0 से बड़ा पर b से छोटा होता है, b से छोटा होता है। तो अब यहाँ से अगर हम लोग शुरू करें, तो हम लोग क्या ही लिख सकते हैं हम लोग कि 0 ग्रेटर लेसर इक्वल टू, और यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं r का जो मान है वो और लेस देन 6, क्योंकि b का मान क्या है 6 है, तो b का मान 6 है तो b से छोटा होगा, यानी कि r का मान b से हमेशा छोटा होगा। तो r का जो पॉसिबिलिटीज़ बनी कि r का क्या क्या वैल्यू हो सकती है वो तो आप देख सकते हो बच्चों, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 4 5, यही हो सकता है। 6 से छोटा सभी ले लो, 6 से छोटा सभी ले लो। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग ये कंफर्म कराना है, ये क्लियर कराना है कि 6q प्लस आर, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 ही केवल और पॉजिटिव इंटीजर्स का फॉर्म हो सकता है, बाकी नहीं हो सकता है। तो कितने एज पॉसिबल की फॉर्म बनेंगे पहले ये भी तो देखना है ना बच्चों, कितने एज पॉसिबल फॉर्म बन सकते हैं। तो r का मान अगर हम 0 मान लेते हैं, अगर r का मान हम 0 मानते हैं तो a इज इक्वल टू 6q प्लस का 0 हो जाएगा, यानी a इज इक्वल टू 6q हो जाएगा। और इसको हम लोग लिख सकते हैं a इज इक्वल टू, अगर हम पहले चेक करेंगे कि क्या ये ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स का फॉर्म हो रहा है या फिर इवन पॉजिटिव इंटीजर्स का फॉर्म हो रहा है, जबकि ये तो सीधे क्लियर किया कि 6q प्लस 1 ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स का फॉर्म है, प्रूफ तो ये करना है, बट यहाँ पर तो केवल 6q है, इसका मतलब ये तो ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स का फॉर्म है ही नहीं, ये तो बात क्लियर है। फिर भी दिखाते हैं, शो करते हैं कि ये सही बात है या फिर गलत बात है। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग कुछ चीज़ें समझेंगे। फॉर इवन का फॉर्म जो होगा हमेशा ऐसा दिखेगा 2m या फिर 2q या फिर 2x, ऐसे करके इसका फॉर्म दिखेगा, यानी 2 से मल्टीपल कोई भी नंबर हो, और वो मल्टीपल नंबर का वैल्यू क्या है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1 2 क्या है इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। ठीक है, केवल मल्टीपल ऑफ 2 होना चाहिए, वो इवन नंबर पर्याप्त है कि वो इवन नंबर, ये बात पता चल जाता है। फॉर ऑड नंबर के लिए क्या करोगे, ऑड नंबर के लिए 2m प्लस 1 होगा, यानी इवन में एक जोड़ दो बस, 2q प्लस 1 होगा, 2x प्लस 1 होगा, मतलब कि इवन में एक नंबर जोड़ दे रहे हो, दैट मीन्स कि वो ऑड हो गया। तो ये आइडेंटिफिकेशन है, ये जनरल फॉर्म, इसको हम लोग जनरल फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, जनरल फॉर्म, मतलब एक पहचानने का जनरल फॉर्म होता है, बस ये बात क्लियर करना। r इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 6 प्लस 0, a इज इक्वल टू 6q, a इज इक्वल टू 2 इंटू 3, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, बस उद्देश्य हम लोग का यही रहना चाहिए, फॉर्म इसमें चेंज करना है या फिर इसमें चेंज, दोनों में से कोई एज पॉसिबल। आप जब फॉर्म चेंज करने जाओगे ना तो समझ में आ जाएगा कि वो वाले फॉर्म में जा रहे हो या फिर ये वाला फॉर्म में जा रहे हो। तो फॉर ऑड आपको फॉर्म मिल गया, तो 2 इंटू 3q है, a इज इक्वल टू 3q को आप m मान लो तो 2m हो गया। अब 2m किससे मैच कर रहा है भाई, इवन से मैच कर रहा है, पक्का है कि 6q क्या है, इवन है। तो इसको तो हमको प्रूफ ही नहीं करना है ना बच्चों, इसको प्रूफ ही नहीं करना है, हमको किसको प्रूफ करना है, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 को। तो हम लोग r इज इक्वल टू 0 लेकर चलेंगे नहीं, हम लोग r इज इक्वल टू 1 लेके चलेंगे, r इज इक्वल टू 3 लेके चलेंगे, r इज इक्वल टू 5 लेके, जिसका काम है उसको लेके चलेंगे। तो हमने समझाया बस
ये तो हमने समझाया, बस बात क्लियर, हमने समझाया। r इज इक्वल टू 1 2 3 4 सब लेके चल सकते हो बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, पर इतना करने का क्या जरूरत है, ये प्रूफ करने के लिए बोल रहा है ना, 6 + 1 6 + 3 6 + 5 ऑड है, बस तो ऑड वाला दिखाओ ना बच्चों, ये एक्स्ट्रा काम करने का क्या ही जरूरत है, जो कर रहा है वही काम करो, फालतू का काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस ये हम समझे। अब यहाँ पर r की मान 1 ले लो, केस 1 करके, ऐसे मान लो केस 1 और केस 1 करके r इज इक्वल टू 1 ले लो, a इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 6 + 1, और इसको आपको दिखाना है केवल ऑड का फॉर्म। ओके, सो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 × 3³ + 1, ठीक है बच्चों। तो ये हमने क्या किया कि इसको हमने लिख दिया 2 × 3³ + 1, तो a इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, m इसको मान लेंगे ना 3³ को, तो 2m + 1 हो गया, और 2m + 1 किसका फॉर्म है, ऑड का फॉर्म है, बस सीधी बात है, ये हो गया प्रूफ, हो गया। केस 2 देख लो, केस 2 में क्या r इज इक्वल टू कितना मानना है, 3 मानना है, तो a इज इक्वल टू 6³ + 3 ले लो। अब दिमाग लगाना है यहाँ बच्चों, दिमाग लगाना है, कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा, ऐसे तो होगा नहीं, तो 6³ + 2 + 1 ले लो, ऐसे 1 को बाहर कर लो, 1 को बाहर कर लो। अब होगा क्या, देखो 2 का मल्टीपल बनाना था, इसलिए 2 को कॉमन निकालना है, इसीलिए 2 + 1 तोड़ा हमने, 2 को 3³ प्लस यहाँ बचेगा 1, और ये प्लस का 1 बाहर रहेगा। अब 3³ + 1 को आप क्या मान लो बच्चों, m मान लो, तो 2m + 1 हो गया, वही वाला एग्जैक्टली सेम 2 कॉपी। अब r इज इक्वल टू केस 3 है ना ये, तो r इज इक्वल टू क्या मानोगे, r इज इक्वल टू 5 मान लो, तो a इज इक्वल टू 6³ + 5। अब क्या दिमाग लगाओ बच्चों, a इज इक्वल टू, दिमाग लगाओ, फिर वही काम करना है, 6³ + 4 प्लस का 1, a इज इक्वल टू 2 कॉमन निकाल लो, 3³ प्लस का 2 प्लस का 1, तो a इज इक्वल टू 2m + का 1, हो गया प्रूफ्ड। बस बात खत्म है, कितना आसान है, कितना सिंपल है, क्या ही दिक्कत है, आप तो आसानी से कर सकते हो, हमको तो लगता है जहाँ तक आप आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तीसरा देख लेते हैं इसमें, इस एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन, एन आर्मी कंटीजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in each of they can march? मैक्सिमम नंबर पूछ रहे हैं, मैक्सिमम नंबर मतलब हायर कॉमन फैक्टर, मैक्सिमम नंबर मतलब हायर कॉमन फैक्टर, तो 616 मेंबर से मार्चिंग करना है 32 मेंबर्स ईच ग्रुप में। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे 32 है, तो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि यहाँ पर आपको यूज़ क्या करना है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो 616 इज इक्वल टू 32 इंटू कितना बार में जाएगा ये चेकआउट करना है पहले, कितना बार में जाएगा, तो 3 दहा में 30 और 3 दहा में 30 तो जाएगा नहीं, तो लगभग 18 टाइम्स में एक बार चेकआउट कर लेते हैं। 8 दूना 16, 8 त्रिका 24, 24 एक 25 और 1 दूना 2, 1 तिया 3, तो 6 और 5 2 7 और 5 576 हो रहा है, और 32 जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा 8 10 6, मतलब ये कितने बार में चला जा रहा है, 19 बार में चला जा रहा है लगभग, 6 2 8 7 3 10 5 1 6, तो कितने बार में जा रहा है 19 टाइम्स में जा रहा है, तो बचेगा कितना 8। ट्रांसफरिंग करो, 32 इज इक्वल टू 8 इंटू 8 त्रिका 24, 8 चौका 32 प्लस का 0, यानी एचसीएफ कितना आ गया बच्चों, एचसीएफ आ जाएगा 8। बस यही पूछ रहा था, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने बनेंगे 8 बनेंगे। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा था बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या परेशानी हो तो आप आस्किंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, आगे आपको बता दिया जाएगा। यूक्लिड डिवीजन लेमा टू सो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ईदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m और 3m + 1 फॉर सम इंटीजर ऑफ m। अब देखो कोई भी नंबर है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, उसका स्क्वायर कर रहे हो, स्क्वायर करने के बाद बोल रहे हो कि उसका जो दो ही फॉर्म एज पॉसिबल बनेगा, या तो 3m होगा या फिर 3m + 1 होगा, मतलब एज पॉसिबल दो डिवीजन टू सो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर, कोई भी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करने पर उसका फॉर्म 3m आएगा या फिर 3m + 1 है। अब बच्चों एक बात दिमाग में रख लेना, 3m का फॉर्म दिखाना है, 3m + 1 का फॉर्म दिखाना है, तो कहीं ना कहीं 3 का मल्टीपल लेना पड़ेगा। कोई पॉजिटिव इंटीजर्स लोगे लेकिन 3 का मल्टीपल ही होना चाहिए, 3 का मल्टीपल ही होना चाहिए, ये भी बात सोच के चलना। तो आप मान सकते हो सीधे सीधी कि a = 3q + r, a = 3q + r। r का मान कहाँ कहाँ जाएगा, r का मान 0 1 2 तक ही जाएगा, क्योंकि b का मान हमने 3 लिया। 3 पॉसिबिलिटी बन रहा है ना r का, तो केस 1 r इज इक्वल टू 0 ले लो, a = 3q
ठीक है, 0 ले लिया, एज इक्वल टू 3 क्यू। अब हम लोग को बताना है कि ये m का फॉर्म है, मतलब 3m का फॉर्म है। तो वो बहुत सिंपल है, हम लोग क्या ही करेंगे, इसको सीधे लिख देंगे एज इक्वल टू 3q, और 3q को हम क्या मान लेंगे, 3q को सीधे हम लोग 3 इंटू क्यू कर लेंगे तो m मान लेंगे इसको, तो ये 3m का फॉर्म हो जाएगा। सीधे सीधी बात है बच्चों, सीधे सीधी बात है। q को हमने केवल m मान लिया, q को केवल m मान लिया, तो 1 मिनट। यहाँ पर प्रॉब्लम ये हुआ कि इसका हमें स्क्वायर करना है बच्चों। तो एक तो प्रॉब्लम हुआ ना, स्क्वायर करके बताना है ना बच्चों। यहाँ पर बोल रहा है कि एनी पॉजिटिव इंटीजर्स ऑफ द स्क्वायर, हमने पॉजिटिव इंटीजर मान तो लिया लेकिन उसके स्क्वायर हमने किया नहीं, तो स्क्वायर करना है इसका। ठीक है, स्क्वायर कर लेते हैं बच्चों। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9q स्क्वायर, 9q स्क्वायर। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू 3q स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू 3q स्क्वायर को हम m मान लेंगे, तो 3m का फॉर्म आ गया। 3m का फॉर्म आ गया। केस 2 देख लो, केस 2 देख लो बच्चों। केस 2 में क्या है, r इज इक्वल टू हम लोग 1 मान लेते हैं, तो a इज इक्वल टू 3q प्लस का 1, स्क्वायरिंग कर देते हैं दोनों साइड। ओके, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो 9q स्क्वायर प्लस का, ओके 2 इंटू a इंटू b होता है, तो 3 इंटू 2 6q प्लस का 1 का स्क्वायर 1। ओके, अब दिमाग लगाना है, क्या करना है, a स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से हम लोग 3 को कॉमन निकालेंगे, तो 3 को कॉमन निकालें, केवल 3 को कॉमन निकालना है, 3q स्क्वायर प्लस का 2q बच रहा है, 3 को कॉमन निकाला, 3q स्क्वायर प्लस का 2q बच रहा है, प्लस का 1, इसको आप m मान लो, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m प्लस 1 आ गया। इधर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 दोनों में से कोई एक होना चाहिए, हो रहा है केस 3, और द लास्ट केस है क्योंकि r का मान एज पॉसिबल 2 तक जा रहा है, तो r इज इक्वल टू 2 ले लेते, a इज इक्वल टू आप ले लो 3q प्लस का 2, स्क्वायरिंग कर दो दोनों तरफ। अब क्या बचेगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9q स्क्वायर प्लस का 2 इंटू 3 इंटू यानी 12q हो जाएगा बच्चों, 12q हो जाएगा ना, 6 3 2 दूना 4 3 12, 12q हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा बच्चों। अब इसको क्या दिमाग लगाना है, तो 9q स्क्वायर प्लस का 12q प्लस का 3 प्लस का 1 कर दो बच्चों। 4 को तोड़ो 3 प्लस 1, क्योंकि 3 को कॉमन निकालना था बच्चों, पूछोगे तो यही सवाल यही उठता है ना कि क्यों किया आपने, क्यों तोड़ा, इसको तोड़ा इसलिए क्योंकि 3 को कॉमन निकालना है सभी जगह से, बस 3q स्क्वायर प्लस का 4q प्लस का 1 लास्ट में बचा, स्क्वायर इज इक्वल टू ये पूरा को m मानो 3m प्लस 1, बात खत्म। ये हो गया अप्रूव्ड। क्या ही दिक्कत है, क्या ही दिक्कत है बच्चों, कोई दिक्कत है नहीं, दिक्कत है, आगे बढ़े। ओके, अगला क्वेश्चन 5 नंबर, इक्वलिब्रियम डिवीजन लेमा यूज करना टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर ऑफ द फॉर्म ऑफ इतना। अब कहता है कि कोई पॉजिटिव इंटीजर्स का क्यूब का फॉर्म 9m प्लस 1 9m प्लस 8 करना। अब बच्चों अब फिर से देखिए 9 का मल्टीपल लेना है, ये बात 9m दिखाना है, 9m प्लस 1 दिखाना है, तो 3 का भी मल्टीपल ले सकते हैं, 3 का भी मल्टीपल ले सकते हैं, लेकिन 3 का मल्टीपल अगर लेते हैं, 3 का मल्टीपल लेते हैं तब भी ये एज पॉसिबल बन सकता है। ठीक है, तो 9m दिखाना है, 9m प्लस 1 दिखाना है और 9m प्लस 8 दिखाना है। तो 9 जो है वो 3 से डिविजिबल होता है, 9 जो है 3 से डिविजिबल होता है, तो आप 3 भी ले सकते हैं, फिर उसके बाद आप 9 भी ले सकते हैं, 9 से ऊपर में आप 9 का मल्टीपल भी ले सकते हैं, 9 का मल्टीपल में 18 भी ले सकते हैं, तो ऐसे भी बन सकता है, उसका मल्टीपल भी ले सकते हैं हम लोग, लेकिन एज पॉसिबल छोटा नंबर लीजिएगा, सॉल्व करने में आसानी होगी। तो इसलिए हम लोग दिमाग क्या लगाते हैं, क्योंकि इसका क्यूब करना है और भी लेने के बाद क्यूब भी करना है, तो अगर हम क्या करें कि 3 लेते हैं तो 3 का क्यूब करेंगे तो 27 होगा, 27 को 9 इंटू 3 लिखेंगे तो 9 को हमको दिखाना है, तो एज पॉसिबल अगर 3 भी लेते हैं तो हमारा ये काम चल जाता है। तो क्यों ना हम 3 लें, क्यों बड़ा नंबर लेने के चक्कर में आए। तो बस ये कंसेप्ट है, कॉमन कंसेप्ट यूज़ करो ना, कॉमन कंसेप्ट यूज़ करोगे चुटकियों में क्वेश्चन बनेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, चलो लेट मान लो ना, मान लो भाई कुछ भी मान लो, क्या मानोगे, कोई पॉजिटिव इंटीजर है, ए इज इक्वल टू आप मान लो क्या 3q प्लस r, यही हमने मान लिया, r की वैल्यू एज पॉसिबल 0 1 2 यही होगा। ओके, अब केस 1 शुरू करते हैं। 1 में क्या है भाई, r इज इक्वल टू 0 है, r इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 क्यूब कर देते हैं दोनों तरफ, a क्यूब इज इक्वल टू 3 क्यूब का 27q क्यूब, a क्यूब इज इक्वल टू 9m दिखाना है तो इसलिए 9 इंटू 3 क्यूब, ठीक है, तो a क्यूब इज इक्वल टू 9, इसको मान लो m, हो गया, कितना सिंपल है, वेरी सिंपल। केस 2 देखो, r का मान 1 मानो, a इज इक्वल टू 3q प्लस 1 मान लो, इसका होल क्यूब कर दो, ठीक है,
तो ए क्यूब इज इक्वल टू होल क्यूब करना है, तो ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला पहले बच्चों देख लो। ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर, सिंपल सा फॉर्मूला है बच्चों। इसको देख लेते हैं, तो 3 क्यूब मतलब कि 27 क्यूब प्लस का 1 प्लस का 3a², तो 3a² मतलब कि 3 तिया 9 और 9 तिया 27, ठीक है, 27 गुने 1 तो मतलब 27 क्यू² प्लस का फिर एक हो जाएगा 3ab², 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, तो 3 तिया 9 क्यू, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 9 क्यू। अब चेकआउट करना है आपको 9m 9m+1 9m+8 का फॉर्मेट कोई भी लाना है। देखो इससे भी 9 निकलेगा, इससे भी 9 निकलेगा, इससे भी 9 निकलेगा, 1 बाहर हो जाएगा। तो ए क्यूब इज इक्वल टू, इसको पहले सजा लो, तो 27 क्यू प्लस का 27 क्यू² प्लस का 9 क्यू प्लस का 1। ए क्यूब इज इक्वल टू हम लोग क्या करते हैं, ए क्यूब इज इक्वल टू इसमें आप 3a² था तो 3 तिया 9 9 तिया 27, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो 9 को हम कॉमन निकाल लेते, बाकी को लिख देते 3 क्यूब प्लस का 3 क्यू² प्लस का 9 कॉमन निकाले, क्यूब बचा और प्लस का 1। तो ए क्यूब इज इक्वल टू ये पूरा को m मानो 9m+1 का फॉर्म आ गया। हमको बस यही दिखाना था, या तो 9m होगा या 9m+1 या 9m+8। तो लास्ट वाला है, तो केस नंबर 3 r का मान 2 इज इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 2 होल क्यूब करते हैं। ए क्यूब इज इक्वल टू 27 क्यूब प्लस का 8 प्लस का 3 दूना 6 सॉरी 3 तिया 9 और 9 तिया 27, 27 दूना 54, ठीक है, तो 54 क्यू² प्लस का एक और लास्ट बचा हुआ 3ab², तो ab तो b² 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36 क्यूब। ओके, सो हियर सॉल्व करना है। प्लस 8 या देखो 9 कहाँ से निकल रहा है, 9 9 9 यहाँ से निकल रहा है, 8 बाहर निकाल दो, तो ए क्यूब इज इक्वल टू 27 क्यूब प्लस का 54 क्यू² प्लस का 36 क्यूब प्लस का 8 बाहर कर दो, तो ए क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा 9 को कॉमन निकालो, 3 क्यूब प्लस का ये कितना आ जाएगा 6 क्यू² प्लस का 4 क्यू प्लस का 8, इसको पूरा को m मान लो, तो ए क्यूब इज इक्वल टू 9m+8। क्या बात है, क्या बात है, प्रूव्ड। कितना सिंपल है बच्चों। अब बताओ क्या इससे भी सिंपल मैथ हो सकता है, क्या इससे भी सिंपल हो सकता है, नहीं हो सकता है इससे सिंपल, काफ़ी सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम हिलाकर बना दो, ऐसे ही उड़ा दो सभी क्वेश्चन को ऐसे सिंपल वे में। ठीक है बच्चों, अब देखो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की बात करते हैं, थ्योरम 1.1 फंडामेंटल ऑफ थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इन सभी चीज़ों को हम लोग पार्ट 2 में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। पार्ट 2 वीडियो लेक्चर आने वाला है, इसमें हम लोग इस लेक्चर पर डिस्कस करेंगे, इस चीज़ों पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिलहाल तो अभी हम पार्ट 1 में आपको यहाँ तक डिस्कस किया, आप सेटिस्फाइड होंगे, मैं आशा करता हूँ ऐसा। और बाकी आगे की वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ आप जो है वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए आगे की वीडियोज़ के लिए, या फिर आपको जो भी चीज़ें समस्या समाधान या फिर जो भी समझ में आता है नहीं आता है, जो भी चीज़ें हैं, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी समस्या है, अपना समस्या है हमारे सामने रखिएगा, तभी हमें समझ में आएगा कि क्या चीज़ें हमें और करनी चाहिए, क्या इंप्रूवमेंट करनी चाहिए और जो भी चीज़ें, ठीक है। तब तक अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।